हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था। आज हम उसी क्रम में उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है। भारत के मैप को अगर हम देखेंगे तो यह पाएंगे कि हमारा उत्तर के बाद यानी हिमालय पर्वत के बाद जो नीचे का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये सारा हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वह पार्ट या वह क्षेत्र जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ हमारा अरब सागर और बीच में हमारा ये भारत। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और तीसरी तरफ हमारा हिंद महासागर। यानी तीन सागरों से या तीन तरफ से जल क्षेत्र से जो हमारा पार्ट घिरा हुआ है, उसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैंने ये थोड़ा सा डॉटेड वाले जो निशान लगाए हैं, गोले जो बनाए हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डॉटेड वाले जो क्षेत्र हैं, इनको ये थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार से उठे हुए भाग है। जैसे हम पठार किसको कहते हैं, औसतन हम देखते हैं कोई भी ऐसी भूमि या कोई भी ऐसी चट्टान जो पृथ्वी से लगभग 600 मीटर की ऊंची, लगभग 600 मीटर ऊंची हो, उसी को हम पठार कहते हैं। जैसे हमने देखा, यदि हम पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है। हम लोग कह सकते हैं, इससे पहले हमने हिमालय पर्वत के बारे में बात की थी, जो भाग जमीन से 6000 मीटर ऊंचा है उसको हम पर्वत कह सकते हैं, और जो हमारा भाग जमीन से 600 मीटर ऊंचा है उसको हम पठार कहते हैं। अब मैंने जो डॉटेड वाले क्षेत्र आपको दिखाए हैं, ये इस पठार से थोड़ा सा ऊंचे उठे हुए भाग हैं। यदि हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये तीन जो पार्ट मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें ये जमीन से थोड़ा सा ज्यादा सी ऊंचाई पर है, इसीलिए हमने इसका नामकरण कर दिया है, इसको नए नाम दिए हैं। जैसे हम देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने मालवा का पठार बोल दिया, इधर वाला जो भाग है इसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, और यहाँ नीचे वाले जो पठार को हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारी भिन्न भिन्न चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कहीं से ढालू है या कहीं से उठा हुआ है। अब देखिए, हम लोग सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में यदि हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पठार हमारा है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। जैसे मैंने देखा, यहाँ चंबल नदी निकल रही है। अब चंबल नदी यहाँ साउथ से निकल रही है, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई, ये नॉर्थ साउथ, इधर ये पूर्व ईस्ट वाली साइड में मुड़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पठार है, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, वो ऊपर वाले भाग में थोड़ा सा ईस्ट साइड को झुका हुआ है, यानी उस तरफ ढाल है। इसीलिए हमारी जो नदियां हैं वो पूर्वी साइड को झुक रही हैं। जैसे यदि हम कहीं भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमारा पानी ढाल वाले क्षेत्र में ज्यादा जाएगा। जैसे हम ढाल वाले क्षेत्र में ज्यादा जाएगा तो हमारा जो नदी या जो पानी की धार है वो ढाल वाले क्षेत्र में अपना रास्ता बना लेगी। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी नदियां, जैसे हम चंबल नदी को देखते हैं, चंबल नदी यहाँ से निकल रही है, इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन इधर गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो पठारी भाग है वो एक तरफ को ढालू है। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं चंबल नदी, बेतवा नदी सेम डायरेक्शन है। इसी तरीके से सोन नदी को भी देखते हैं, ये सारी नदियां नॉर्थ में जाकर और किसी नदी में मिल जा रही। देखिए, अभी हम देखते हैं ये हमारी यमुना नदी है, सबसे ऊंचे हमने देखा था कि ये हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी में सोन नदी जाके मिल रही है। दूसरा हमने देखा यमुना नदी, यमुना नदी में देखा चंबल और बेतवा नदी जाकर मिल रही है। इसी तरह से अगर हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे तीन नदियां बहुत इंपॉर्टेंट और भी हैं, जो पश्चिम दिशा से निकल रही हैं और पूरब की साइड को बह रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरब का जो क्षेत्र है या पूरब का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी जो ढाल है वो पूरब की तरफ है। जैसे नदी हमारा, ये हमारा पश्चिमी घाट है, जिसको मैंने बताया था, यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, एक श्रृंखला में पूरे पहाड़ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो मैंने ऐसे लाइंस दिखाई हैं आपको, ये सारे पहाड़ हैं। जैसे हम एक बार एक नजर डाल लेते हैं, ये देखिए, ये अरावली पर्वत है,
ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है। यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं और ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे जंतु जानवर वगैरह यहाँ रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है अगर भारत में कहीं, वो इसी क्षेत्र में है। अच्छा, हम दूसरी तरफ देखेंगे, अगर हम पूर्वी भाग पर अगर नजर डालें तो हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत ज्यादा कटी छटी है। इसका रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां बह रही हैं। आपने देखा बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो ये नदियां क्या करती हैं, इन पहाड़ों को काट कर अपने रास्ते बना लेती हैं। तो अब जब आप देखेंगे यहाँ से सारी नदियां, यहाँ बहुत सारी नदियां, ये मैंने आपको सिर्फ 3 ही दिखाई, बहुत सारी नदियां जब बहती हैं तो अपने रास्ते बना लेती हैं। इसी तरह से यहाँ पर पहाड़ों की श्रृंखला आपको नहीं मिलती। अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, देखिए ये, अच्छा अब मैंने एक चीज आपको दिखाया, ये पहाड़ जो मैंने दिखाया ये कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके बाद ये मैंने जो जगह छोड़ी, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, इसी तरह से हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैंने आपको पहाड़ों के बारे में बताया, इस पठार के बारे में बताया, लेकिन बीच में जो गैप है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अब अगर इस समय प्रेजेंट समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा बड़ा मैदान है जिसको आप गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हो। अगर हम बात करें इस दोआब क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के बेस पे समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम एक कल्पना करें, ये हमारा साउथ पार्ट है, देखिए ये साउथ पार्ट है और ये हमारा नॉर्थ है। मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। ये जगह, अब मैंने इससे पहले आपको बताया था जहां पर हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वहां पर एक सागर था जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अब ये जो टेथिस सागर है उसमें जो कभी एक हलचल हुई और एक पहाड़ बन गया जिसको आप हिमालय पर्वत कहते हो, और बीच का जो भाग है वो खाली रह गया। आपने देखा ये जो भाग है इसको हमने प्रायद्वीपीय पठार कह दिया। ये जो प्रायद्वीपीय पठार, एक्चुअली आप शुरू से मैं आपको बताता हूँ ये इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, एक बहुत छोटी सी कहानी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी थी, ये एक गोला है जिसको हमने एक नाम दिया था पेंजिया, जिसको हम सबसे पहले पेंजिया कहते थे। अब ये जो पेंजिया है, कभी आज से कई साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, अब ये पेंजिया जो है कभी 2 पार्टों में विभाजित हो गया। ये 2 पार्टों में जब विभाजित हुआ तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये साउथ पार्ट हो गया। अब ये जो साउथ पार्ट है इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको कह दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने कह दिया अंगारा लैंड। अब देखिए, ये जो गोंडवाना पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यही हमारा ओरिजिनल भारत है। ये गोंडवाना पार्ट जो है वही हमारा ओरिजिनल भारत है, और ये पार्ट जो है वो अफ्रीका से अलग हुआ है। जैसे हम लोग देखेंगे तो हमारा पूरा विश्व जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। अभी हम लोग सबसे नॉर्थ साउथ वाले की बात करेंगे तो हमारा भारत उसमें आएगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें आ सकता है, दक्षिणी अमेरिका उसमें आएगा, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप भी इसमें आएगा। तो ये जो हमारा भारत है ये अफ्रीका से निकला हुआ एक पार्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। इतनी बात समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे, ये जो हमारी पूरा पहाड़ की श्रृंखला देख रहे हैं, इसके आगे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है, उसके बाद हमने देखा समुद्र है। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं बहुत सारी जमीन छूटी हुई है और छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पर दिख रही हैं हमें। अब ये जमीन ऐसी क्यों रही या क्यों इसका निर्माण ऐसे हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई पठार है, सपोज करिए ये हमारा पठार है, ये जमीन है हमारी, ये जमीन है और ये हमारा पठार है। अब यहां से यदि कोई नदी निकल रही है, यहां से कोई नदी निकल के बह के जा रही है, अब यहाँ पर ये जो नदी है ये अपने साथ बहुत सारा रेत और बहुत सारी मिट्टी लेके आएगी।
ये जब बहुत सारा रेत और बहुत सारी मिट्टी लेके आएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, ये जो समुद्री क्षेत्र है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये समुद्र को थोड़ा सा अलग हटाकर यहाँ पर अपनी सारी मिट्टी और रेत को जमा कर लेगी। जब यहाँ पर रेत और मिट्टी जमा होगा, इसी को हम कहते हैं समुद्र तट। ये सारा ये जो पार्ट है, ये नदियों के द्वारा बनाई गई एक आकृति है। इसीलिए हम देख के कह सकते हैं कि यहाँ पर, इसके आगे हमने देखा यहाँ पर अरब सागर है और बीच में हमारी कुछ जगह खाली है जहाँ पर मिट्टी और रेत की बहुत ज्यादा मात्रा मिलती है। उसके बाद हमने देखा ये पहाड़। इसी तरह से हम लोग एक टॉपिक और समझने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया है, और थोड़ा सा मैदान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था कि ये एक कल्पना हमें करनी है। ये साउथ है हमारा, ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, या नॉर्थ साइड है हमारी। अब हमने देखा कि नॉर्थ साइड में हमारे क्या है, हिमालय है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की सारी श्रृंखलाएं यहीं पर है, चाहे आप ग्रेट हिमालय की बात करिए या लघु हिमालय की बात करिए, शिवालिक हिमालय की बात करिए। अब इस हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा हटाने के बाद समझा था। अब इस हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं, सभी लोगों को क्लियर देखना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारी नदियां यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। हम दो पार्टों की बात कर रहे हैं, एक हमें हिमालय पर्वत के बारे में पता है और हमें प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पता है। ये सारा क्षेत्र जो है वो हमारा खाली है। अब हम, ये टेथिस सागर का भाग है। टेथिस सागर का मतलब यहाँ पर सागर है, पानी है। तो अब हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा जो टेथिस सागर है वो भरा कैसे। देखिए, यहाँ से बहुत सारी हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं वो अपने साथ रेत और मिट्टी के बहुत सारे कण बहा के ला रही हैं। जब ये सारी नदियां यहाँ पर आएंगी और धीरे धीरे करके अपना जो सारा मिट्टी और जो रेत के कण लाई हैं वो इस गड्ढे को पूरा भर देंगे। जब ये गड्ढा पूरा भर जाएगा तो एक बहुत समतल मैदान का निर्माण होगा, जिसको हम कहते हैं मैदानी क्षेत्र। इसी तरह से हम कह सकते हैं हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है वो नदियों के द्वारा लाई गई भूमि से उसका निर्माण हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, एक तो उत्तर भारत का मैदान हमने क्लियर कर लिया, और एक प्रायद्वीपीय भारत और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका फैलाव या क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई, वो थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने नदियां देखी, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कुछ ऐसी नदियां हैं वो अब देखिए, अपवाद स्वरूप आप देख सकते हो, कुछ नदियां इस दिशा में बह रही हैं, कुछ ऊपर वाली दिशा में बह रही हैं और कुछ पश्चिम दिशा में बह रही हैं। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो मैंने श्रृंखला बनाई, ये पहाड़ की श्रृंखला है, जिसको हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं। जब हम विंध्याचल पर्वत के नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक नर्मदा नदी बह रही है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, किसी भी पेपर में आता है, मैंने देखा बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि नर्मदा नदी इन दोनों पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पठारी क्षेत्र है वो पश्चिम की तरफ थोड़ा सा ढालू है। जब ये पश्चिम की तरफ ढालू है तो हमारी जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से निकलकर बहुत तेजी से कहाँ जा रही है, अरब सागर में जा रही है। जब अरब सागर में जा रही है, अभी क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा बनता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं भारत में जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी वो नदियां बनाती है जिनका बहाव क्षेत्र बहुत तेजी से होता है। अब देखिए, हम नर्मदा नदी पर अगर हम नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र के बीच से बिल्कुल बहती हुई बहुत तेजी से ढालू पहाड़ से उतरते हुए कहाँ आ रही है, अरब सागर में गिर रही है। तो ये डेल्टा नहीं बना रही है, एस्चुरी का निर्माण कर रही है। इसी तरह से हम देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से बहती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी। ये जगह क्या, खंबात की खाड़ी है, इसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। देखिए, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी जो दो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनकी जो पानी की गति है वो बहुत तेज है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो साउथ की नदियां हैं उनमें नॉर्थ जो नदियां उनकी अपेक्षा पानी कम रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि हमारा सबसे ऊपर जब हम नॉर्थ में नजर डालेंगे तो नॉर्थ में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। यहाँ से जो नदियां आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा पानी बहा के लाती हैं। जब आप देखते हैं कहीं से भी कोई नदी निकलती है
तो एक बहुत छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। पहाड़ों में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी नाली के रूप में नजर आएगी। गंगा नदी भी एक बहुत छोटी सी नाली के रूप में नजर आएगी, लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो बहुत तेजी से ये अपने जल को फैलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, एक तो यहाँ पर बारिश ज्यादा हो जाती है उसका पानी, और ऊपर से जो बर्फ की ढकी हुई चोटियां हैं वहां से ये बहुत सारा पानी लाके और पूरे साल भर बहती रहती है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में पानी उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है। रीजन आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने आज डिस्कस किया, और इसके अतिरिक्त यहाँ से सारा टॉपिक पूरा हो जाता है आपका। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है, और इधर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। ये कटी छटी इसलिए है क्योंकि यहाँ नदियों ने बहुत सारा अपना रास्ता बनाया हुआ है, इसलिए ये कंटिन्यूअस अवस्था में हमें नहीं दिखती। और यहाँ से भी देखिए बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो हम लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। अभी हम सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ये छोटा नागपुर का पहाड़ आपको यहाँ दिखाया। छोटा नागपुर का पहाड़ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है जिसको आप राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब ये राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार कभी आज से लाखों साल पहले, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार ये मेघालय मैंने बनाया, शिलांग का पठार है। यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियां हमें और देखने को मिलती है जिसको आप गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं। अब ये राजमहल की पहाड़ियां कभी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कंटिन्यूअस में थी, ये आपस में मिली हुई थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, उत्तर भारत से बहुत सारी नदियां बहकर नीचे आई। जैसे आप देखते हैं यहाँ से गंगा नदी बहकर आई और इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आई। ये दोनों नदियां बहुत लंबी हैं, अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती हैं। जब ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आई तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला पूरी यहाँ तक जो विस्तृत थी वो इन नदियों ने काट दिया उसको सॉरी। जब इन नदियों ने इनको काटा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है, ये अपने साथ जब पानी, रेत और मिट्टी लेकर आई तो इन्होंने इस पूरे मैदान को बिल्कुल, यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला थी उसको काटा और यहाँ पर एक बहुत अच्छे मैदान का निर्माण कर दिया, जिसको आप आज देखते हैं बांग्लादेश के रूप में एक नया हमारा पड़ोसी देश है। तो ये बांग्लादेश पूरा मैदानी क्षेत्र बन गया। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी मैदान को बनाने में नदियों की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये नदियां जो है इस पूरे मैदान को किस तरीके से इन्होंने बनाया, निर्माण किया, और ये अपने साथ कुछ ऐसे उपजाऊ तत्व लेके आती हैं जो हमारी कृषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं उत्तर भारत में बहुत कृषि संपन्न क्षेत्र भी हैं, और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कभी डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।